आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, पिछली बार हम लोग जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम नाम की एक हेडिंग है आपकी, द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी पिछली बार के लेक्चर में, और इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इकोसिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है। मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शन जो होता है ये एक साइकिल है, ठीक है ना, लेकिन वो साइकिल नहीं जो आप 9th पढ़ के आए हो, ऐसे कोई सर्कुलर साइकिल नहीं है। बस आपको समझना है कि आखिर ये इकोसिस्टम अपने आप कैसे चलता रहता है, एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट या एक सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट क्यों है, क्यों उसको सिर्फ सनलाइट के इनपुट के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किस तरह चलता है ये इकोसिस्टम, बस यही देखना है। सुनो, हम लोग को पता है कि न्यूट्रिएंट पूल क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था न्यूट्रिएंट पूल के बारे में, कि वो पूल, ठीक है, वो स्विमिंग पूल नहीं, वो पूल, वो पर्टिकुलर एरियाज जहाँ से हमारी यानी कि हम लोग की ऑरिजिनेशन हुई है, यानी कि उनमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें न्यूट्रिएंट पूल की तो क्या क्या आ जाएगा, सॉइल जिसमें कि बहुत ढेर सारे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, पेड़ की जड़ें तो इसी पे डिपेंड करती हैं, पूरा पेड़ ही इसी पे डिपेंड करता है, एयर जिससे हमको ऑक्सीजन और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, देन वाटर, पानी, ठीक है ना, जो हम लोग के साइटोप्लाज्म क्या, सेल, और सेल का वो एरिया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म 90% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं। वाटर हमारी बॉडी में बहुत ढेर सारी रिएक्शंस, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस या पानी पे डिपेंड करने वाली बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में जो चलती रहती हैं, जिससे जीवन पॉसिबल है। तो ये कितने जरूरी हैं ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट पूल है ना, इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लिविंग ऑर्गेनिज्म को है, जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनकी ज़रूरत है, इनके अंदर जो भी मौजूद है, इन पूल्स की ऑयल, एयर, वाटर के अंदर जो भी है वो ज़रूरी है। लेकिन मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसको सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल क्या होता है, प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, अब सॉइल के पास जैसे कि बहुत ढेर सारे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत ढेर सारे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो एयर में होता है, वाटर हो गया, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही तो हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का डिफरेंस तो आपने पढ़ा ही होगा, आई होप सो, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, या आपसे कह सकते हो, इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, अकार्बनिक, यानी कि जो कार्बन जिनमें नहीं होता है। हालांकि बहुत से एग्जांपल मिलेंगे इसमें होता है, लेकिन नॉर्मल जो डेफिनेशन वो यही कहती है कि ये अकार्बनिक होते हैं, कार्बन एब्सेंट होता है, जबकि जो ऑर्गेनिक होते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन जो होता है वो बेस होता है लाइफ का, अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, कार्बन बेस होता है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, यानी कि सॉइल, एयर, वाटर में जो भी आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ओके। तो अगर आपको याद हो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन, ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार बताई थी, द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन याद है, 6CO2 + 12H2O gives 2 in the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 + 6H2O + 6CO2, सॉरी 6O2, ठीक है, ये रिएक्शन थी। तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही तो है, ठीक है। तो ये भी अगर हम सिंपली बोले तो ये भी नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन ये बनाते क्या हैं, इनका प्रोडक्ट इन सब चीज़ों से मिलकर बनाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़रूरी फूड है, बेसिक फूड है कार्बोहाइड्रेट, इसके बिना हम नहीं रह सकते। किस तरह नॉन लिविंग और लिविंग कनेक्टेड है, ठीक है, उनके बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि इन्हीं की ज़रूरत है प्लांट्स को, उन प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। इसमें सनलाइट भी मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, इन्हीं की ज़रूरत है प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो अपना खाना बना सकें। जब वो अपना खाना बनाते हैं तो वो साथ में हमारा खाने बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए सब जरूरी है, इसलिए इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट पूल यानी सॉइल, एयर, वाटर की क्या कीमत है ये आप अच्छी तरह जान लीजिए, ओके। तो देखो, मैंने एक हल्का सा एक ग्राफ तैयार किया है, जो भी न्यूट्रिएंट पूल है अर्थ का, सॉइल, एयर, वाटर, यानी कि जो उनमें क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूसर लेते हैं, वाटर भी प्रोड्यूसर लेते हैं, मिनरल्स यानी कि जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो डिफरेंट मिनरल जरूरी होते हैं, हमें भी मिनरल जरूरी होते हैं, वैसे प्लांट्स को भी जरूरी होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत चीज़ें होती हैं, तो ये भी उठाते हैं। ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे क्यों डाली, ताकि आपको ये ना लगे कि प्लांट CO2 ही लेते हैं, बस मैंने आपको याद दिला दूं कि ऑक्सीजन भी प्लांट्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन आपने लाइफ प्रोसेस से पढ़ा है, एनर्जी जनरेट के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है उनको, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है कि दिमाग में यही ना चला जाए कि CO2 लेते हैं प्लांट्स, कुछ और लेते नहीं हैं, ओके। तो प्रोड्यूसर
ने ये इन सब्जी को, यानी कि ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी, पढ़ के आए हो 9th में। तो इन्होंने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया, ठीक है, और इसकी मदद से इन्होंने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, C6H12O6, जिसको हम सिंपल ग्लूकोज बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो कई तरह का होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये C6H12 से ग्लूकोज है, इसको डबल कर दो C12H22O11, ऐसे करते रहोगे तो बढ़ता चला जाएगा। एक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, आपको 9th में मैंने आइडिया दिया था। जितना ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, जैसे कि बहुत ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन्स बहुत ढेर सारे, सैकेराइड मीन्स शुगर, और ये शुगर ही तो है, ग्लूकोज शुगर कह लो, ठीक है। बात समझ में आई? तो वो आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल। तो ये बात आपको समझ में आई कि प्रोड्यूसर्स ने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया जो कि ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से उसने क्या बनाया, ऑर्गेनिक फूड बना दिया, ठीक है ना, जो सबके लिए जरूरी है, इसके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो डिफरेंट तरह की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन और फैट भी बनाते हैं, ठीक है। जो बायो लेगा वो फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा, ओके। तो ये, लेकिन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेसिक फूड है, हर किचन में सबसे ज़्यादा मौजूद होने वाला फूड कार्बोहाइड्रेट ही होता है, चाहे आलू खाओ, चाहे चीनी खाओ, कुछ भी खाओ, इसलिए उसको हमेशा हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट का इस्तेमाल किया, न्यूट्रिएंट पूल ऑफ अर्थ, यानी सॉइल, एयर, वाटर, सबका इसको जरूरत थी, वो इसका इस्तेमाल किया, ठीक है, और फूड बना दिया। अब इस पे कौन डिपेंड है, जब फूड उसके पास है तो हम सब उसी पे तो डिपेंडेंट हैं, ओके। तो हम लोग बात कब से कर रहे हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करेंगे, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स। अब देखो कंज्यूमर कई तरह के होते हैं, अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। कंज्यूमर मतलब कि कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुल मिला के वो दूसरे पे डिपेंड करता है, आप ये समझ लो, ठीक है ना। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो सपोज कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है वो, ओके, प्रोड्यूसर्स पे वो डिपेंड है, और जब इनके लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ एंड हो जाती है, चाहे प्रोड्यूसर चाहे कंज्यूमर, सबको आखिरी में एकदम सफा चट करने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर। छोटे छोटे माइक्रो कंज्यूमर्स, या इनको हम सैप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स या सैप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं, ओके। डिकम्पोजर्स में आल्सो नोन एज माइक्रो कंज्यूमर्स और सैप्रोफाइट्स। बात क्लियर होगी तुम लोग को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। तो ये देखो तुम लोग ध्यान दो इस बात को कि ये जो इकोसिस्टम है उसको खाली किसका इनपुट चाहिए, सनलाइट का, ठीक है। सनलाइट होगी तो सनलाइट के प्रेजेंसी में ये इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट में बदल पाएगा। सनलाइट होगी तभी बदल पाएगा, ठीक है, वरना ये तो हमेशा मौजूद ही है अर्थ के अंदर। लेकिन सनलाइट कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर, यानी कि आपके बाहर से आ रही है अर्थ के, ठीक है। तो ये कितना जरूरी है सनलाइट, आप देख लो, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो सिर्फ सनलाइट के इनपुट से पूरा सिस्टम अपने आप चलने लगता है, क्योंकि ये सब इकोसिस्टम में मौजूद रहता है, ओके। इसीलिए इसे हम कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, अपना ध्यान खुद रखने वाली, अपने पे डिपेंड है वो, ठीक है। ये थी द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, क्या बात समझ में आ गई। अगर आपको ये आसानी हो तो इसको बना लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, शायद आपको समझने में और आसानी हो जाए, ठीक। तो इस तरह ये चलता रहता है, ठीक है। जब तक प्रोड्यूसर्स, जब सनलाइट मिलेगी नहीं न्यूट्रिएंट पूल से, सॉइल, एयर, वाटर से डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, तब तक आगे फूड नहीं बनेगा। जब फूड बनेगा जो बेसिक फूड है सबके लिए, तब जाके कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उसे फीड करेंगे। और जब इनकी ज़िंदगी खत्म होगी तो डिकम्पोजर इनको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, पूरी तरह से एकदम इनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स थे इनके अंदर मौजूद थे, जैसे कि ये जो भी कार्बन गया था, ठीक है ना, हाइड्रोजन हमारे अंदर, नाइट्रोजन होगा, हमारे अंदर लगभग बहुत से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उनको वापस मिट्टी में जाना भी तो जरूरी है, वापस सॉइल में जाना भी तो जरूरी है। तो अगर हम यहां से एक एरो ले जाएं कि डिकम्पोजर क्या करेंगे, इन सबको दोबारा किसमें मिला देंगे, न्यूट्रिएंट पूल में, सॉइल, एयर, वाटर दोबारा, ठीक है ना, उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट लिए गए थे वापस चले गए, तभी तो ये चलती रहेगी। वरना अगर ऐसे ही प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या करते रहें, अगर न्यूट्रिएंट्स को खींचते रहें, लेते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि सॉइल जो होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम मिनरल लेस हो जाएगी। तो आगे ग्रोथ कैसे होगी फिर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझो, ये एक साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। जो न्यूट्रिएंट हमने लिए हैं उनको वापस भेजना जरूरी है, इसलिए मरना भी जरूरी है। हाँ चलो, द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ओमनीवोर, डिकम्पोजर, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। देखो प्रोड्यूसर्स आप जान ही चुके हो,
कौन सा एग्जांपल लेंगे, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बात समझ लो कि वो प्रोकैरियोट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, भले ही वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, पिगमेंट्स की वजह से उसका कलर जो होता है वो ब्लू और ग्रीन होता है, लेकिन है वो एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट में आता है वो, बात समझ में आ गई। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या बड़े बड़े ग्रीन प्लांट्स की बात करें, सब प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंड दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आपको इस बारे में पहले से पता है, प्रोड्यूसर्स हमारे लिए कितने जरूरी है ये मैं आपको अभी बता ही चुका हूं, तो इसके बारे में और डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर्स, ठीक है, देखो ध्यान देना, कंज्यूमर को यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, हेट्रोट्रॉफ लिखा हुआ है, यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड हैबिट, ठीक है, चाहे वो हर्बीवोर हो, यानी कि जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं तो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, ठीक है, चाहे वो कार्निवोर हो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं लेकिन शाकाहारी नहीं होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। सबके सब इसी कंज्यूमर के अंदर आ जाएंगे। कैसे? प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ शाकाहार पे डिपेंड करते हैं, जो ओनली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, हुए तो हेट्रोट्रॉफी क्योंकि डिपेंड कर रहे हैं दूसरे पे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत से एग्जांपल हैं, गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गया, ऑक्स हो गया, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो शाकाहारी होते हैं, आपकी बुक में बहुत बथेरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये हर्बीवोर होते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टेरिशरी कंज्यूमर, सी फॉर कंज्यूमर है, कार्निवोर नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, इन दोनों को मिला के कार्निवोर कहते हैं। ध्यान देना, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर दोनों को मिला के कार्निवोर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखो, जो हर्बीवोर्स प्लांट को खा रहे हैं, ठीक है, जैसे खरगोशी मान लो, उनको कोई ना कोई खाएगा, तो वो छोटे कार्निवोर माने जाते हैं। तो छोटे जो कार्निवोर होते हैं ना, उनको हम सेकेंडरी कार्निवोर में रखते हैं, यानी कि वो बड़े शिकार नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन बड़ों का शिकार हो जाते हैं। तो जो उनका शिकार करेगा वो किस में आएंगे? टेरिशरी कंज्यूमर। वल्चर ले लो, गिद्ध को ले लो, शेर को ले लो, चीता ले लो, ठीक है ना, लॉयन ले लो, तो इन सबको, ये सब किस में आएंगे? टेरिशरी कंज्यूमर। सबसे ऊंचे ओहदे पे जो कंज्यूमर हैं वो टेरिशरी कंज्यूमर, यानी कि जो जल्दी शिकार नहीं होते हैं लेकिन शिकार करते हैं। जैसे हिरन को शिकार करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, डिस्कवरी देखिए, आपको पूरी चेन समझ में आ जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर। सबसे ऊंचे जो होते हैं कंज्यूमर वो टेरिशरी होते हैं, जिनको जो जल्दी शिकार नहीं होता है, ठीक है। सेकेंडरी बड़ी जल्दी शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये शिकार करते भी हैं किसका? छोटे जो बिल्कुल से प्लांट्स खाते हैं उनका। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ तुम लोग को? एग्जांपल देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल तो बुक में जो दिए हैं सारे के सारे देख लेना, 2-3 याद कर लेना। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि सबके सब क्या है? कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी यानी कि जो हर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी होते हैं जो। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। टेरिशरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी वालों को भी चाप लेते हैं, ठीक है। ये जो टेरिशरी कंज्यूमर है, ठीक है, टेरिशरी कंज्यूमर ये सेकेंडरी वालों को खा सकता है, और ना सिर्फ ये सेकेंडरी वालों को खा सकता है, हर्बी ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा सकता है, ठीक है। जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं स्वादानुसार, ठीक है। कोई सिर्फ शाकाहारी होता है, ठीक है, कोई सिर्फ मांसाहारी होता है, वैसे कोई सिर्फ मांसाहारी तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो किसी भी कैटेगरी में आ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी किसी में भी आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये खाली थोड़ा बहुत मुझे लगा कंफ्यूजिंग हो सकता था आपके लिए, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा मांसा, जैसे कि हम शेर की बात कर ले तो वो टेरिशरी कंज्यूमर में ही आएगा, बात समझ गए। अगर हम बात कर लें लकड़बग्गे की या छोटे जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, कोई याद दिलाओ, कोई याद करो अपने आप बताना। और वैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो जो अब सिर्फ पेड़ पत्तों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई तुमको? नाउ ओमनीवोर, सर्वाहारी हिंदी में कहते हैं ओमनी, इंग्लिश में पढ़ा होगा ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह मौजूद, यानी कि गॉड। ओमनीवोर मतलब सब कुछ खाने वाला, ठीक है। ओमनी का मतलब ही होता है सब कुछ, ठीक है। ओमनीवोर दोज हु आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, मतलब कि जो सब कुछ खा सकते हैं वो होते हैं ओमनीवोर। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इसका हम तो हैं ही, ठीक है ना, कुत्ता, बिल्ली और सूअर का तो कहना ही क्या, ठीक है ना। सूअर मेरा फेवरेट एनिमल है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ओमनीवोर, ठीक है ना, यानी कि सब कुछ जो खा लेते हैं। बात समझ में आ गई? अब तुम लोग सोच रहे हो कि सूअर मेरा फेवरेट क्यों है? जब भी कोई चीज़ सड़ गल रही होती है,
ठीक है ना। तो डिकम्पोजर्स अपना काम कर रहे होते हैं, यानी कि डिकम्पोजर्स उस चीज़ को वैसे भी धीमे धीमे सड़ा गला रहे होते हैं। लेकिन अगर सुअर पहुंच गया वहाँ पे, ठीक है ना, चाहे वो एक सड़ती हुई डेड बॉडी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी गंदा हो, जिसको देख के हम नाक मुंह सुकोड़ लेते हैं, कहते हैं यार कितना गंदा कितना गंदा, लेकिन उसकी साफ़ सफाई के लिए सबसे तेज़ी जो दिखाता है वो होता है पिग। ठीक है, हम लोग अपने ये जो अपनी गली मोहल्ले में दिखने वाले पिग होते हैं इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ साफ़ कर देते हैं, लिटरली कुछ भी नहीं छोड़ता है। नाली के अंदर घुसेड़ के मुंह जो भी मिलेगा सब खा लेंगे। कुल मिला के ये करते तो साफ़ सफाई है, लेकिन वो सब करते वक्त क्या होता है कि ये खुद गंदगी बहुत फैला देते हैं, इसलिए हमें गंदे लगते हैं। लेकिन वाकई में गजब के एनिमल्स होते हैं। इनको तो बैक्टीरिया भी छूता होगा तो मर जाता होगा, दैट्स इट। कोरोना जो होता होगा वो तो बात ही छोड़ दो। तो ऑमनीवोर समझ में आ गया आपको। देन लास्ट में हमने क्या लिखा है कि डिकम्पोजर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। मैंने पहले ही बताया कि कितने इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। तो बारी बारी बात कर लेते हैं। डिकम्पोजर के दो और नाम होते हैं, सैप्रोफाइट जो आप हेलाइक पर्सन से पढ़ चुके हो, या माइक्रो कंज्यूमर, छोटे कंज्यूमर्स। ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरी बात, ठीक है, इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और सब तरह के फंजाई नहीं, सैप्रोफिटिक फंजाई जो सड़े गले पे डिपेंड करते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स में 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है। डिकम्पोजर का काम होता है जब कोई डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म या डेड एंड डिके यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो सड़ गल रहा हो, आखिर वो सड़ता गलता कैसे, उसकी वो प्रोसेस क्या होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ लाइफ प्रोसेस में। ये करते क्या है, सपोज कि ब्रेड का टुकड़ा है और राइजोपस नाम का फंजाई होता है जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये अपने अंदर के एंजाइम्स को बाहर सिक्रीट कर देगा और इस ब्रेड के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस ब्रेड के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको अपनी एंजाइम्स की मदद से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देगा। ठीक है, जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल बहुत चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान क्या देना है, जब भी कोई चीज़ सड़ती है तो आप अपनी नाक क्यों बंद करते हो। उसी तरीके से जब आपके तरीके में जब आपके लैब में, आपके स्कूल लैब में अमोनिया बनता है तो नाक क्यों बंद करते हो। अमोनिया का फॉर्मेशन जब भी होता है तो आप नाक बंद करते हो। ठीक है, जब कोई चीज़ सड़गल रही होती है उसके मेन रीज़न ये होता है बदबू आने का कि जो बैक्टीरियास होते हैं वो उस पर फीड कर रहे होते हैं, यानी कि उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, उसके अंदर के ऑर्गेनिक मटेरियल को दोबारा इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट। कि भाई ऑर्गेनिक था ना, जब फूड बना तो ऑर्गेनिक ही था, वापस उसको क्या करना है, दोबारा उसको उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देना है जिनसे वो बना था। तो वैसे ही ये जो ब्रेड है इसमें C6H12O6 शुगर भी होगी तो ये उसको तोड़ेगा, इसमें CO2 रिलीज होगी, अमोनिया रिलीज होगी एंड वेरियस टाइप ऑफ अदर सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। उसमें से कुछ तो बेचारे छोटे वैसे ही होते हैं, कुछ तो ये अपनी मेंटेनेंस के लिए रख लेंगे, कुछ सिंपल सब्सटेंस ये अपने शरीर को चलाने के लिए रखेंगे, वैसे भी छोटे से होते हैं। बाकी सब क्या कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, यानी कि रिलीज कर देंगे, जो अगेन सॉइल एयर वाटर जहां जाना हो उसकी नीड के हिसाब से वो चला जाता है। ठीक है, ये काम होता है सैप्रोफाइट्स का। वो बैक्टीरिया जो इस चीज़ में हेल्प करते हैं, यानी कि सड़ने गलने में, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपकी बुक में द बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया बहुत ही वास्ट कम्युनिटी है। आप समझ में आई, हर जगह ये बहुत जगह हेल्पफुल है, बहुत ही जगह हेल्पफुल है, हमारे इंटेस्टाइन में भी कहीं कहीं हेल्पफुल है। ठीक है ना, पेड़ों के लिए भी हेल्पफुल है, कैसे भी बताता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत जो हार्मफुल हैं, ठीक है ना, वो बीमारी फैलाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें तो ये भी तो हमारे लिए हेल्पफुल ही हुआ। द बैक्टीरिया विच इज़ हेल्पिंग इन डिकम्पोजिशन, तो वो भी तो हेल्पफुल हुआ। देखो मेरी बात, अगर कोई चीज़ जिंदा होती है उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगर वो बिल्कुल सड़ती ना, वैसे ही पड़ी रहती, ठीक वैसे ही पड़ी रहती, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी रिसाइकलिंग कभी नहीं हो पाती। जो उस मरे हुए शरीर में न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद हैं वो कभी भी रिसाइकिल दोबारा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो रिसाइकल दोबारा नहीं हो पाते हैं। इस तरह से सॉइल में कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि एक समय ऐसा आता जब प्रोड्यूसर्स ही क्या होते हैं, नहीं रह जाते, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलते तो वो ग्रोथ ही नहीं कर पाते। और सपोज कि यहाँ से मैं प्रोड्यूसर को हटा दूँ तो बचा क्या। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आई। तो ये चीज़ आप याद रखो। पर ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं उनको पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह काम करते हैं आपको समझ में, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये सब ना होता, अगर ये बैक्टीरिया ना होते हैं तो अगर लाशें पड़ी रहती तो बस पड़ी ही रहती हमेशा के लिए, कभी सड़ती नहीं, कोई चीज़ कभी सड़ती नहीं। ठीक है, जो कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ख़तरनाक बात है ये। तो आई होप कि सब कुछ निपट गया है आज के लेक्चर में। मैं देख लेता हूँ अगर कुछ छूट गया हो बुक में। वेट,
ठीक है, सब कुछ हो चुका है। ओके, कुछ छूटा नहीं है। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो ग्रुप में अपने, जो हमने बना रखा है। ओके, तो ठीक है।